दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। आज फिर से हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हम निम्नलिखित 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक होगा? सबसे पहले जो हम कवर करेंगे साथी वह होगा संविधान सभा। जो संविधान सभा से जितने सवाल आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा साथी, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साथी प्रस्तावना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो हम टॉपिक कवर करेंगे वह होगा साथी संविधान के भाग और जो संविधान की अनुसूचियां हैं वहां से जो सवाल आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अंतिम तक 40 में 40 करने की कोशिश करिएगा। अगर आप 40 में 40 कर रहे हैं तब तो आपका ये टॉपिक तैयार है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट जो है नोट करिएगा कॉपी में, ताकि दोबारा इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो मेरे दोस्त। क्वेश्चन आइए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में एम एन राय के द्वारा रखा गया था। तो सर्वप्रथम किसने रखा था? एम एन राय ने रखा था। ये बात बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो आया था साथियों, इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं, किया गया था। बिल्कुल सही है। यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर किया गया। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर आप सी आंसर दिए तो आपका बिल्कुल सही जवाब है साथी, ठीक है। संविधान सभा की बात करेंगे तो देखिए, भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में लाया जाता है। कौन लाते हैं? एम एन राय के द्वारा लाया जाता है साथियों। फिर हम बात करेंगे, एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। इनमें 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर एबी अलेक्जेंडर। तो ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी साथियों 16 मई 1946 को, और इसी रिपोर्ट को, इसी प्लान को हम कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। और इसी के तहत साथियों हमने नवंबर 1946 में भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया साथी, जिसका नाम है साथियों संविधान सभा। क्या नाम है? संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में। सुझाव किसने दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना ने दिया साथी। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्ताव में, ठीक है, प्रस्ताव में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था भारतीयों से कि भाई देखो, अगर आप एक संविधान सभा बनाना चाहते हो तो उसमें जो है टोटल 389 सदस्य होने चाहिए कम से कम। कितने सदस्य होने चाहिए मेरे भाई? 389 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहला वीडियो हमारा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ये हो जाएगा आपका पहला सही जवाब। सुनिए ध्यान से कि आखिर में ये 389 सदस्य कैसे आएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य सुझाए गए हैं? 389 सदस्य सुझाए गए हैं। अब इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य जो है साथियों वो ब्रिटिश भारत से आएंगे। आपको याद होगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से 1784 के अधिनियम में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था ब्रिटिश क्षेत्र को, ठीक है। और आपने अंतिम में देखा था कि किस तरह से प्रांतों का गठन हो गया साथी, यानी प्रांत बन चुके हैं। तो इनमें 296 सदस्यों में से आप देखेंगे तो जो 11 प्रांत है ब्रिटिश सरकार का, वहां से 292 लोग आएंगे, और जो 4 ऐसे प्रांत है जहाँ पे मुख्य आयुक्त हैं, 4 सदस्य वहां से आएंगे साथियों, ठीक है। अब देखिए 296 हो गए, अब बचे कितने टोटल? 93 सीटें बची हुई हैं। तो ये जो 93 सीटें थी साथियों वह देसी रियासतों का है, यानी जो उस समय राजा रजवाड़े बच गए थे, मान लीजिए जिसको अंग्रेजों ने नहीं जीत पाया, तो 93 सीटें उनको मिली हुई थी, ठीक है। अब देखिएगा ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक प्रांत, चाहे जो ये 11 प्रांत हो गए और देसी रियासत, ठीक है, चाहे प्रांत हो साथियों चाहे देसी रियासत, यहाँ पे सीटों का आवंटन कैसे किया गया था? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ये सवाल हमसे बार बार पूछता है कि कितने लोगों पर एक सीट दिया गया था। तो यानी जिस प्रांत में 10 लाख लोग हैं वहां पर साथियों एक सीट जो है, यानी एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था संविधान सभा में आने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो देसी रियासत थे साथियों, इनके प्रतिनिधि कहाँ से आए थे? तो इनके प्रतिनिधियों का चयन जो रियासत के प्रमुख हुआ करते हैं राजा रजवाड़े, वो लोग किए थे। क्लियर है ना ये पॉइंट? एक बार फिर से आप लोग इसको वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लेना। ये वाला डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला भी जरूरी है डाटा साथी, और ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और ये भी हमसे पूछा गया था कि आखिर में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कौन करता है, तो रियासतों के प्रमुख करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथी, संविधान सभा, यहाँ संविधान लिख दीजिएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। जाहिर सी बात है भाई, कुछ लोग का चुनाव हुआ था और कुछ लोग का आपने कैसे देखा कि जो वहां के राजा रजवाड़े हुआ करते हैं उनके द्वारा चुन करके आए थे लोग। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही साथी, जो ये 11 प्रांत है ना, यहाँ के जो व्यवस्थापिकाएं हुआ करती थी यही लोग चुने थे। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव वयस्क मतदाताओं ने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था साथी, उस समय के लोगों ने नहीं किया था, याद रखिए इस बात को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यही कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो मेरे भाई ये बात गलत है, क्योंकि ये जो 11 प्रांत से लोग गए थे ना, तो जो वहां पे प्रांत में उस समय जो व्यवस्थापिका थी, जैसा आप पहले वीडियो में प्लीज आप देख लेना, जो हमने संवैधानिक इतिहास पढ़ाया कि प्रांतों में किस तरह से सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, उन्हीं लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाता है साथी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है साथी। 1 और 2 हो जाएगा सही। प्लीज नोट करिएगा इस पॉइंट को अच्छे से, ताकि गलती ना हो। देखिए, संविधान सभा के गठन की बात अभी आपने देखा कि आंशिक रूप से चुनी हुई है, ठीक है, और आंशिक रूप से नामांकित है। चुनी हुई है कौन सा, तो आप कहोगे सर चुनी हुई है वही 292 वाला, ठीक है, यानी 11 प्रांत और 4 आयुक्त वाला। ठीक है, और अपॉइंट कौन किया गया है, तो देशी रियासतों को। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, ये बात भी सही है सर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। 296 सीट पर ही हो पाया था। अब ये क्या बवाल हो गई, बवाल ये हो गई साथियों कि इसमें 296 सीटों के लिए टोटल साथियों चुनाव कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि देशी रियासत इसमें ज्वाइन करने से मना कर देती है, बोलती है हम नहीं ज्वाइन करेंगे इस पर। ठीक है, अब सुनिएगा क्या होता है, जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती है साथी, 73 सीटें। 15 सीटें जो अन्य है साथियों उनको मिलता है। ठीक है, देशी रियासतें शामिल नहीं हो पाई थी, इसीलिए 93 सीटें भर नहीं पाए। देशी रियासत बोले कि हम लोग अपना संविधान बनाएंगे, अपना करेंगे, हम लोग शामिल नहीं होंगे साथी। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा आवश्यक है, और ये वाले पॉइंट भी, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इस ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है मेरे भाई, संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, जिसमें से डाट डाट का निर्वाचन संयुक्त प्रांत से हुआ था, यानी 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। तो कह रहा है किसका निर्वाचन संयुक्त प्रांत वाले क्षेत्र से हुआ था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बेगम एजाज रसूल हैं ये मुस्लिम समुदाय से थी साथियों, और इनका जो है चुनाव जो है यह जो है संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी संविधान सभा के लिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए, बेगम एजाज रसूल। अब देखिए 15 महिलाएं आई थी, कहाँ कहाँ से आई थी। देखिए मद्रास से 3 लोग हैं, जैसे कौन कौन, अंबु स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन और जी दुर्गाबाई, ये मद्रास से हैं। त्रावणकोर से इनी मैस्करीन है, याद रखेंगे। जबकि संयुक्त प्रांत से इनका नाम याद रखिएगा, जैसे बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग साथियों हैं। जबकि बॉम्बे से कौन से, हंसा मेहता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी, तो इनका नाम याद रखेंगे, प्लीज 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से आप देखेंगे लीला रे रेणुका रे, तो ये तो ऐसे याद हो गया क्योंकि रे दिया है, याद हो जाएगा। जबकि मध्य प्रांत और बरार से राजकुमारी अमृता कौर, इनका नाम याद रखेंगे। सरोजनी नायडू को बिहार से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती भी है पेपर में। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संविधान सभा बन गया, चुनाव हो गया, अब देखते हैं उसकी बैठक बैठाते हैं। कह रहा साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई। हाँ बिल्कुल सही है, बैठक हो गई साथियों। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया, और इस लीग में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, बात सही है। पहली बैठक में केवल 112 सदस्यों ने भाग लिया। 112 है, जब 208 कांग्रेस ने जीता है तो 112 कहाँ से आ जाएगा भाई, है ना। जब 208 कांग्रेस अकेले जीत लिया साथियों, ठीक है, तो कैसे भाग हो जाएगा साथी। तो एक लोग मतलब पहली बैठक में कांग्रेस से शामिल नहीं थे, मतलब नहीं आए थे,
लेकिन 207 मेंबर साथी उस समय पहली बैठक में भाग लिए थे। कितने? 207 टोटल आए हुए थे। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया, 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया साथियों, मुस्लिम लीग ने और देसी रियासत तो मतलब अपने आप को खुद से अलग ही किए हुए हैं उस समय, ठीक है, अभी अलग किए हुए हैं साथी। तो 207 लोग पहली बैठक में हिस्सा लेते हैं साथियों। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है और अलग से पाकिस्तान की मांग करती है साथी, ठीक है। पहली बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। क्या ये बात सही है साथी? नहीं साथी, पहली बैठक के दौरान ये काम नहीं हुआ था। ये काम हुआ था साथी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था तो बहुत दिन बाद चुना जाएगा साथी, 1950 के आसपास में चुना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहली बैठक में कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहली बैठक तो 1946 में हो रही है, 1950 में चुने जाएंगे साथी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा भाई? क्या कहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का आपको चयन करना, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा साथी? पहला और दूसरा इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी लिखा है, गलत लिखा है, पीडीएफ में सही कर लीजिएगा। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं मेरे भाई? 207 सदस्य। बहिष्कार कौन किया है? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और अलग से पाकिस्तान की मांग करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बैठक में एक काम और किया जाता है, जैसे फ्रांस के संविधान में जो वहां का सबसे वरिष्ठतम सदस्य था उसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारत में क्या करते हैं, हमारे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम यानी सबसे बूढ़े व्यक्ति वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पहली बैठक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, अस्थायी सभापति कहिए या अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जबकि जब दूसरी बैठक होती है साथी 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना। और इनके साथ 2 लोग का मतलब इसी दिन नहीं, अगली बैठक में, मतलब इसके बाद की बैठकों में, इस पहली बैठक में नहीं, इसके बाद की बैठकों में एच.सी. मुखर्जी साहब और वी.टी. कृष्णामाचारी यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं। तो 2 उपाध्यक्ष हैं और 1 अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी ये उपाध्यक्ष हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यह दोनों लोग साथियों पहली बैठक में उपाध्यक्ष नहीं बने हैं, इसके बाद जो बैठक होंगी उसमें बनेंगे। वो डेट हमारे लिए जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। अगला नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी उद्देश्य का चालू नहीं हुआ, अभी उद्देश्य प्रस्ताव, अब नेहरू जी साथियों सारे काम हो गया, अब नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव रखेंगे। दूसरी बैठक होगी साथी, वह बैठक होगी आपका जो दूसरी बैठक के 2 दिन बाद यानी 11 को बैठक होती है, 13 दिसंबर को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। जबकि कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो अगर आप ये वाला विकल्प चुन रहे हैं तब तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 13 दिसंबर को चुना गया, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था साथी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है साथी, केवल 2 हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कौन किया था? तो आपको सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। सर्वसम्मति से स्वीकार किया संविधान सभा ने कब इसे? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव में आप जानते हैं संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन हमें इसकी झलक देखने को मिलती है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे। यानी संविधान सभा ने और क्या काम किया था? भाई संविधान तो निर्माण करता था और संविधान को लागू भी किया था, और क्या काम किया था इसके द्वारा? तो कह रहा कि सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता यानी सदस्यता का सत्यापन किया था। तो बिल्कुल सही है साथी, भारत जो है आप जानते हैं वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और यह कब से है? मई 1949 से, और उस समय संविधान सभा ने ही इसकी सदस्यता का सत्यापन किया। बिल्कुल सही है। सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। साथी ये बात भी बिल्कुल सही है। सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था। नहीं साथी, पहली बार जो चुनाव होगा 1951-52 के आसपास में साथी, ठीक है। तो उस दरमियान पंडित नेहरू जी को जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी अगर आप सी आंसर बता रहे हैं तो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा मेरे भाई सही, ठीक है।
अब सुनेंगे, देखिएगा, ये सारी बातें सही हैं। और क्या किया था संविधान सभा ने? तो आप कहोगे सर 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को 3 काम किया, राष्ट्रगान को एक्सेप्ट किया, राष्ट्रगीत को अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों फैक्ट है, प्लीज याद रखना। अगला सवाल है मेरे भाई, भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग डॉट डॉट रुपए का खर्च हुआ। तो ये तो अटरेंडमली वाला क्वेश्चन है, लगभग कितने रुपए का खर्च आया था? तो साथियों आप जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना? तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च। अगर आप डी आंसर बता रहे तो आपका सही जवाब है साथी, ठीक है, समझेंगे। आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। इसके लिए कुल 11 बैठकें हुई थी। 11वीं बैठक आप जानते हैं 14 से 26 नवंबर 1949 को होती है मेरे भाई। लेकिन कहीं कहीं 26 नवंबर को आप जानते हैं जब संविधान लागू किया जाता है उस समय की जो बैठक होती है, अगर आप उसे भी ज्वाइंट कर लेंगे तब जो है कुल बैठकों की संख्या 12 हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 12 दोनों दिया रहेगा तो हम 11 बैठक पे मारेंगे, 12वें बैठक के लिए एग्जामिनर से झगड़ा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 बैठक ही मान्य होती है, 12वीं बैठक मान्य नहीं है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं तो किताब में लिखा गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 13 12 दिया है तब 12 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया साथियों। और इस पर जो संविधान का प्रारूप बना 114 दिनों तक तो उस पर विचार किया गया। लगभग में 64 लाख रुपए का खर्च आया और अंत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के साथियों अंतिम बैठक हुई है। आम चुनाव होने तक यानी 1952 तक सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ये सवाल स्टेटमेंट करके आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना कि संविधान सभा ने 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। यह सवाल स्टेटमेंट में आएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरे भाई नेक्स्ट, 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। ये बात तो सही है सर। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। अब कह रहा साथियों कुल कितनी समितियां थीं जो जिन्होंने मिलकर के संविधान के प्रारूप को गढ़ा, उसे तैयार किया? तो वैसे तो बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां थी, पर साथियों 13 जो है यहाँ पे प्रमुख समितियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे जवाब जब देने की बात आएगी तो हम 13 प्रमुख, चूंकि ये बड़ी समितियां थी तो 13 प्रमुख समितियां साथियों हैं, तो यही जवाब हम देते हैं जब ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो कितनी समितियां थी? तो आप कहोगे सर 13 प्रमुख समितियां थी। वैसे तो छोटी बड़ी कई समितियां, पर 13 इंपॉर्टेंट है। अब कुछ समितियों के अध्यक्ष आपको याद रखने होंगे, जैसे यहाँ पे प्रक्रिया विषयक जो नियम समिति है, प्रक्रिया विषयक नियम समिति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। वित्त और स्टाफ से जो रिलेटेड समिति है साथी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो ये नाम तो मिल गया। एक और समिति है राष्ट्र ध्वज या फिर तदर्थ समिति, तो ये जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र समिति लिखा है, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष साथी अल्लादे कृष्ण अय्यर साहब। याद रखिएगा आवास समिति है बी पट्टाभी सीतारमैया, और ये संविधान सभा के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य संचालन समिति के सदस्य कौन है? के एम मुंशी। इन दोनों लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना में, तो ये दो लोग कूट कूट के फेमस हुए थे, तो इन दोनों का नाम आपको याद होगा, के एम मुंशी कार्य संचालन समिति, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है साहब। अगला संविधान सभा के कार्यकरण संबंधित समिति, एक और कमेटी बनी थी साथी, कार्यकरण संबंधित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों कार्यकरण से संबंधित जो कमेटी बनी थी तो उसके अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, कार्यकारिणी, कार्यकरण कहिए चाहे कार्यकारिणी कहिए, अगर कार्यकारिणी लिख दे तो और मजा आ जाएगा, कार्यकारिणी, ठीक है, कारिणी, तो कार्यकारिणी संबंधित समिति होना चाहिए, संबंधित, ठीक है, संबंधी समिति। तो मेरे भाई गणेश वसुदेव मावलांकर यानी जीवी मावलांकर साहब थे, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत ज्यादा भिज्ञ है साथी, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और समिति, जैसे राज्यों से संबंधित समिति जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष हैं। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की हुई है। संघीय शक्तियों संबंधित जो समिति बनी उसे नेहरू जी ने देखा है। संघीय संविधान समिति वो जो नेहरू जी के हाथ में है।
प्रारूप कमेटी आप जानते हैं श्री बी आर अम्बेडकर साहब जी के हाथों में है। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति गणेश वासुदेव मावलंकर साहब के हाथ में है साथी, ठीक है। समिति का एक और सवाल आई थिंक करते हैं, देखिए प्रारूप कमेटी आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इनका गठन आपसे पूछ रहा है कि साथी कब किया गया था। तो आप जानते हैं 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, गठन किया जाता है साथी प्रारूप समिति, जिसका काम था संविधान के प्रारूप पर विचार करना। तो सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा साथी सी वाला, ठीक है। मेरे भाई समझते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रारूप समिति को लेकर के। देखिए गठन कब हुआ था, तो आप कहोगे सर 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काम क्या था, संविधान के प्रारूप पर विचार करना था, और इसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य थे, आपको इनका नाम याद रखना होगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अध्यक्ष हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, के एम मुंशी साहब, ये तो क्लियर हो गए। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, एन माधवराव साहब, टी टी कृष्णामाचारी साहब, ठीक है। और ये जो प्रारूप समिति है कुल टोटल 141 बैठकें करती हैं। अंतिम में आप देखेंगे 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अंतिम प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। इसके बाद साथियों इस पर वाचन विचार करना, चर्चा करना शुरू हो गया था। 5000 से ज्यादा बार संशोधन का वो पॉइंट रखा गया था साथी, 3000 से ज्यादा संशोधन पे विचार किया गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लीजिए आपसे सवाल पूछे तो याद रखिएगा कि जब भी आंसर होगा तो 5000 से ज्यादा संशोधन आया था, 3500 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुआ था। 5500 मान लीजिए, 5500 से ज्यादा ही डाटा है, और ये 3500 से ज्यादा पर चर्चा हुआ था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पर अंतिम रूप से केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, यानी जो उस समय सदस्य मौजूद थे, हालांकि इनकी संख्या 299 98 थी साथी, है ना, 98 99, तो उस समय 284 सदस्य मौजूद थे जिन्होंने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही है साथी, ठीक है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद अंतिम में जो है लागू किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट मेरे भाई आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, है ना, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं जब भारतीय संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को अपनाया गया, तो उसमें साथियों एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां शामिल थी साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि संविधान सभा अपनी बैठक से पूर्व ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। देखिए आलोचना, अब कुछ लोग संविधान की आलोचना करेंगे, और आलोचक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी क्षेत्र होता है, क्योंकि कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आलोचक। तो आलोचकों का ये मानना है, कुछ आलोचक इस बात को मानते हैं कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ साथी, समझेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि सर जो संविधान सभा बनी थी ना, वह संप्रभु निकाय नहीं थी, यानी वो खुद से कोई काम नहीं कर रही थी। उसे संप्रभु मतलब कि मैं स्वतंत्र हूं, अपना जो भी निर्णय होगा मैं ले लूंगा, ऐसा। जैसे इस समय आप जानते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, प्रस्तावना में भी ये बात लिखी गई है। लेकिन कुछ आलोचक मानते थे कि यह संप्रभु नहीं था, ये अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से पूछता था, क्योंकि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना के प्लान के तहत हम जो है संविधान बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही है ये बात कि संविधान सभा अपनी बैठक से पूर्व ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, ये कुछ आलोचकों का मानना है साथी, ठीक है। कुछ आलोचकों ने ऐसा कहा है कि यह एक संप्रभु निकाय नहीं थी। कौन, संविधान सभा साथी। कौन संप्रभु निकाय नहीं है, संविधान सभा, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से पूछा जाता था। एक व्यक्ति है ग्रेनविल ऑस्टिन साहब, इन्होंने तो कह दिया कि संविधान सभा हिंदुओं की निकाय है, ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ हिंदुओं का ही चल रहा है। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया, नहीं साथी। ये वाला स्टेटमेंट एक विंस काउंट साहब एक हुआ करते हैं, ठीक है, विक्स काउंट, इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, ना कि ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने ये वाला स्टेटमेंट कहा। तो ये वाला विकल्प हमारा हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब साथी, ठीक है। ए मार दीजिए आप लोग राइट आंसर। देखिए संविधान के आलोचकों ने क्या कहा, देखिए आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, आलोचकों का भी ये बात कहना सही है, क्योंकि लेकिन साथी उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर करवा पाए, हम खुद ही आश्रित होते गए थे, परेशान थे, ठीक है। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, ऐसा आलोचक मानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था।
खुद तो हमने अपना संविधान बनाया नहीं, जो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने दिया उसी प्रस्ताव के आधार पे हमने, यहाँ तक कि हमने सदस्यों का निर्धारण भी उसी प्रस्ताव के आधार पर किया हुआ था। आलोचकों का यह भी मानना है कि संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। मेरे भाई इसी में लॉर्ड विस्काउंट जी कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था, और ये स्टेटमेंट आप घोर के पी जाना। क्या घोर के पी जाना? विस्काउंट ने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था, घोर के पी जाओ इस स्टेटमेंट को। ग्रेविल ऑस्टिन साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो भाई, जो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितनी थी सारे के सारे मेंबर उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही थे, एक ही दल से थे। तो कहां से थे साथी? एक ही दल, क्योंकि आप जानते हैं अभी राजे रजवाड़े आए नहीं, 93 लोग शामिल नहीं होंगे और मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, तो बचा कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी लोग तो 15 सीटें पाए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविल ऑस्टिन साहब कहते हैं कि यह एक ही दल का, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, उसमें टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं। सभा ही पूरी कांग्रेस है और कांग्रेस ही पूरा भारत था उस समय साथी। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करता है संविधान सभा का एकमात्र काम होता है। बिल्कुल साथी, संविधान सभा का क्या काम होता है? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा स्वतः ही साथियों भंग कर दी जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत में भी आप जानते हैं 1952 में जब चुनाव हो चुका तो संविधान सभा भंग कर दी गई। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही है। सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब साथियों, ठीक है। देखिए, तो इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे लिखा गया साथियों कि यह एक ऐसी सभा होती है जिससे किसी देश के संविधान का मसौदा तैयार करने या उसे संशोधित करने के लिए चुना जाता है, ठीक है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों का निकाय होता है जो संविधान बनाने या उसमें बदलाव करने में काम करते हैं। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना है। जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इसे क्या करते हैं साथी? हम भंग कर देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों, ठीक है। कह रहा कि HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे साथियों, बिल्कुल सही है, सेक्रेटरी थे, सही है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस तरह से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे जो है 3-4 लोग के काम है, याद रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार सभी को पता है, सर VN राव, ठीक है। फिर HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव, NN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यह भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं साथियों, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प करना चाहते हो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो आप जानते हैं ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है साथियों, ना ही यह कठोर है ना ही यह लचीला है, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है। सी आंसर उम्मीद करते हैं आपने भी चुना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा संविधान है और मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां साथियों शामिल हैं। वर्तमान संविधान में आप देखेंगे तो जबकि वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें एक प्रस्तावना हो चुका है, 470 अनुच्छेद लगभग अमेंडमेंट वाला देख करके 25 भाग और साथियों कितनी 12 अनुसूचियां शामिल है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये स्टेटमेंट अम्बेडकर जी का है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला स्वरूप है साथियों। अगला, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसके एकात्मकता स्वरूप को दर्शाता है? एकात्मकता स्वरूप का मतलब साथियों, केंद्र के पास जब ज्यादा शक्तियां हो जाती हैं तो उसके वो एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। संघीय स्वरूप का मतलब होता है साथी कि मान लीजिए बांटा गया है साथियों, ठीक है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो संघीय शक्तियां हो जाएगा साथी, ठीक है। अब कह रहा कि एकात्मक लक्षण कौन है, तो अगर आप देखेंगे एक सशक्त केंद्र, तो क्या भारत में हमारा केंद्र सशक्त है? तो आप कहोगे सर एक सशक्त केंद्र का होना, ठीक है, ये एकात्मकता नहीं है बल्कि एक संघीय, अच्छा उल्टा बोल दिया हम लोग, ध्यान रखिएगा। एकात्मक का मतलब संघीय का अच्छा मतलब केंद्र में शक्तियां ज्यादा निहित होना साथी।
तो एक सशक्त केंद्र तो यह इसका भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण में आ जाएगा साथी। ठीक है, अरे नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए, रुकिए, दोनों मुद्दों को ध्यान से पहले समझ लेते हैं क्या क्या। ठीक है, पहले तो जो होता है साथी संघीय लक्षण क्या है इसको समझ लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। संघीय लक्षण का मतलब होता है साथी कि संविधान में जहां जहां पर, ठीक है, मतलब जिस जिस बिंदु पर, ठीक है, संघ की शक्तियां यानी संघ के आम लक्षण विद्यमान होते हैं, यानी संघ का लक्षण विद्यमान होता है। किसका? संघ का लक्षण जहां पे दिखाई देता है, यानी संघ जहां पे हावी होना ऐसा नजर दिखता है साथी, तो वह इसके संघीय लक्षण की बात करता है, याद रखेंगे। और संघीय लक्षण में कौन कौन सी लक्षण आती हैं अभी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। ठीक है, एक एक पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले करा कि एकात्मक स्वरूप पर, तो हम सबसे पहले एकात्मक स्वरूप पर बात करते हैं जो कि इसके एकात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? एक सशक्त केंद्र का होना, एक सशक्त केंद्र का होना यह भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, सही करिएगा, पहला। दूसरा, ये जो दिया हुआ है साथी कि संविधान का लचीलापन, तो ये भी कहीं ना कहीं एकात्मकता के लक्षण को ही दर्शाता है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका ये भी साथियों जो है, एकीकृत न्यायपालिका ये भी एकात्मकता के लक्षण को दर्शाता है। लेकिन जो यहाँ पे दिया है संविधान की सर्वोच्चता, यानी हेड पे संविधान ही है, वो संघ क्या यानी फेडरल का मतलब एक जो है संघीय विशेषता है। कैसा विशेषता है? संघीय, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन बना था, संघीय विशेषता है साथी। ठीक है, कैसी विशेषता है? संघीय विशेषता है। तो ये याद रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय विशेषता को दर्शाता है। तो अब हमसे कह रहा है कि कौन सा सही होगा, लक्षण को दर्शाता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा विकल्प का कौन सा साथी? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी एक्सप्लेनेशन में देख लिया जाएगा, क्लियर हो जाएगा और भी बातें, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ डी दिया गलत हो गया होगा, ठीक है, सही कर दीजिए। देखिए, एक सशक्त केंद्र ये भी एक आत्म लक्षण है, एक संविधान, एकल नागरिकता ये भी जो है साथी, संविधान का लचीलापन याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये संविधान का लचीलापन साथियों ये भी जो है एकात्मकता का लक्षण है साथियों। ठीक है, फिर इसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी के सभी साथियों एकात्मकता के लक्षण को दर्शाते हैं। जबकि संघीय लक्षण कौन सा है साथी? जैसे संघ का नियम का मतलब होगा कि पावर जो है वो बांटा गया है, तो दो सरकारें होना, शक्तियों का विभाजन, ये संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है साथी। ठीक है, संघ के सभी मतलब कि सिंपल सा समझ लीजिएगा, संघ का मतलब कि हम मिलजुल के काम करेंगे, हमारे अंदर दोनों लोग के अंदर बंटवारे जैसा कुछ भावना निहित होगा साथियों। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि कह रहा है कौन सा संघीय लक्षण है, तो ये दोनों, दो सरकार का होना, शक्तियों का विभाजित किया जाना, संविधान का सर्वोच्चता होना, लिखित संविधान का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, द्विसदनीयता, ये सब कुछ जो है साथी संघीय लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे लिखा है, एक बार इसको रट लेंगे काम बन जाएगा। और अगर डिटेल में जानना होगा तो एक बार गूगल से भी देख लीजिएगा और डिटेल में चीजें मिल जाएगी। दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, ये सारे मुद्दे जो है साथी भारत के संविधान के संघीय लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ भाग के सवाल करेंगे जहां से सवाल आसान आसान से आएंगे, इसके बाद मतलब फिर हम लोग आगे प्रस्तावना के सवाल लेकर के आएंगे। कह रहा साथियों कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अगर आपको ध्यान होगा तो अगर इसमें आप जाइए तो ये वाले विकल्प में, तो मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे नजर का कमाल है, अगर मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार पढ़ लिए तो सवाल गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य है साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है भाग 3 में, जबकि आप जानते हैं भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो इस कारण से यही विकल्प हमारा सही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त। ठीक है, ये सभी को याद होगा, आप जानते हैं पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में नीति आयोग तत्व और 4 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है भाग और दूसरी तरफ दिया हुआ है साथी उपबंध। तो अगर आपको ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो सहकारी समितियां, ये साथियों भाग संविधान के भाग 9 ख में आता है। कहाँ पे आता है? 9 के ख में आता है। जबकि भाग 9 में आप जानते हैं पंचायतें आता है। क्या आता है? पंचायतें आता है। तो यही विकल्प हमारा सही नहीं है, डी हो जाएगा साथी प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 9 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
9 में आप पंचायत पढ़ेंगे, 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियां, 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंध 11 में, जबकि वित्त संपत्ति संविधा और वाद यह जो है भाग 12 में दिया गया है। अगला सवाल है साथी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग या खंड को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वह मूल संविधान में वर्णित है, मतलब जिस प्रकार से दिया गया है। तो 12 तक आपने देखा, कह रहा कि वित्त संपत्ति संविदा और वाद, क्या आपको याद है? अभी आपने देखा था 12 में दिया था, ये बात 12 में दिया था, आपको याद है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आपको याद है, ये बात आपने पढ़ा किसमें? 10 में। सहकारी समितियां आपको पता है, आपने कहाँ पे पढ़ा है? तो आपको 9ख में सर। निर्वाचन आपने पढ़ा है, भाग 15 में है साथी। तो क्रम से लगाइए तो सबसे पहले क्या आएगा? सहकारी समितियां 9ख है, यानी सबसे पहले तीसरा आना चाहिए, ये दोनों गलत रहेगा। फिर इसके बाद दूसरा आना चाहिए, तो तीसरे के बाद दूसरा आना चाहिए, ये दोनों विकल्प में दिया गया है। फिर उसके बाद साथी पहला आना चाहिए, तो ये पहला आना चाहिए, फिर उसके बाद चौथा यानी ये आना चाहिए। सी हो जाएगा प्रश्न का साथी सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, देखिए 13 में क्या दिया हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, समागम, भाग 13 में जाओ। भाग 14 में दिया साथ ही संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे संघ के अधीन सेवाएं, जैसे आप यूपीएससी को ले लीजिए, राज्य के अधीन सेवाएं जैसे यूपीपीएससी को दे दीजिए, इनकी जो सेवाएं हैं उस पर 14 को घोर के पी जाइए, क्योंकि ये अधिकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, अधिकरण के बारे में जो ट्रिब्यूनल हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ऐसे ही आपने प्राधिकरण पढ़ा है ना, अधिकरण पढ़ा होगा वही चीज। तो 14 में है। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 17 में आप जानते हैं राजभाषा के जो है उपबंध दिए गए हैं। अगला सवाल है साथी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? बहुत आसान सवाल है, तुरंत मारिए, हलवा सवाल आ गया है सर। भाग 18 मार दीजिए तुरंत, आंसर बी हो जाएगा सही जवाब साथी। ठीक है, देखिए 22 भाग में कौन कौन से? तो भाई आपात उपबंध हो गया, भाग 19 प्रकीर्ण जो कुछ बच रहा था सब इसमें, भाग 19 में संविधान संशोधन, सॉरी भाग 20 में साथियों संविधान का संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जबकि भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो भाग को लिख करके एक बार इसको याद कर लेना, वरना मामला गंभीर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है? तो ये सवाल बार बार आता है और बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं। चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान दिया गया है। पहली अनुसूची में क्या दिया है? पहले अनुसूची में कहा है साथी कि राज्यों का नाम क्या होगा, जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ठीक है, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारी हैं, उनकी परिलब्धियां, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, जैसे हर चीज का एक प्रारूप होता है, किसी के आधार पर, जैसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तो उसके बाद ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जनता को खुश रखूंगा, घूमने जाऊंगा, टहलने जाऊंगा, मतलब ये सब नहीं है, लेकिन प्रारूप मान लीजिए ऐसे होता है, सबको वही करना होता है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है साथी। ठीक है, समझिए। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम उल्लिखित नहीं है? और इसको लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा सकता है। तो साथियों छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा की गई है, अरुणाचल प्रदेश की चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब मेरे दोस्तों। ठीक है, समझिए। अगर हम बात करेंगे 5वीं और 6वीं अनुसूची, तो ये दोनों अनुसूचियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या हो गया है, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। 5वीं अनुसूची में बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में प्रोविजन दिया गया है। ये बात 5वीं में दिया है, 6वीं में भी यही बात दिया है, लेकिन इसमें 3 विशेष राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारा के लिए हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लाया है। फिर 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख साथियों यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ गया था सवाल। आगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो आप जानते हैं साथियों अनुसूची 10,
अनुसूची 10 में साथियों आप जानते हैं ये प्रावधान क्या गया है, दल बदल के आधार पर निर्भरता, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो राज्यों का। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची में आप जानते हैं क्या दिया गया है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनका संबंध भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से है। ठीक है, तो वो सारे मुद्दे 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं। जब हम अनुच्छेद 300 ए पढ़ेंगे साथी, आप जानते हैं फंडामेंटल राइट से ये उठ करके वहां पे गया है बेचारा संपत्ति का अधिकार, तो वहां पे 9वीं अनुसूची को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची में आप जानते हैं पंचायतों की शक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ उनके जो प्राधिकार हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, ये बातें। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है मेरे भाई, 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियां, इन सब के बारे में है और इसमें कुल 18 विषय साथियों दी गई हैं। ठीक है, अगला करते हैं, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है। आपने पढ़ा था कुछ पदाधिकारियों का दिया गया है, किसका नहीं दिया गया है, तो मेरे भाई ये हमारे महामहिम है यानी श्री राष्ट्रपति जी, इनका जो है शपथ लेने का प्रारूप यहाँ पे नहीं दिया गया है, इनका जो है इनके आर्टिकल में ही दिया गया है साथी। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। तो भैया 3री अनुसूची में कौन कौन से लोग हैं जो शपथ लेते हैं, तो संघ के जो मंत्री होंगे, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, उनके साथ जो मंत्री हैं वो लोग 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। संसद के जो सदस्य अन्य सदस्य होंगे साथी, शपथ तो सबको लेना है, वो इनका प्रारूप दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, वो प्रारूप दिया है। भारत के नियंत्रक महालेखा का प्रारूप दिया है। राज्य के जो मंत्री होंगे लोग, यानी राज्य विधान परिषद के जो मंत्री, विधानसभा के जो मंत्री हैं उनका, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य अन्य सदस्य साथी वो सब, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका, तो इन सभी का प्रारूप दिया गया है 3री अनुसूची में। बाकी इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका उसी में दे दिया गया है, आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो ये 2 जन का तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका प्रारूप 3री अनुसूची में नहीं है। क्लियर है मेरी ये बात, भूलना मत साहब, है ना। अगला, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हम जानते हैं संविधान संशोधन ये अम्बेडकर जी, सॉरी गांधी जी बहुत संशोधन करवा रहे हैं साथी। और अब भूलिएगा मत, गांधी जी बहुत खतरनाक थे। दक्षिण भारत में साथियों ये पूरा धमाल मचाए हुए थे। तो दक्षिण भारत से हमने बहुत ज्यादा प्रावधान लिया। क्या, सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका से हमने ले लिया कि हमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति दो। साथियों राष्ट्रपति जी भी नहीं रह पाए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि यार दक्षिण अफ्रीका से एक काम और करो, वहां के संविधान में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की पद्धति होगी। अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ से नहीं लिया गया साथी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा, ये वाला सिस्टम भी हम दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के लिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे दिया होगा और इंपॉर्टेंट। देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और यही सवाल हमसे पूछता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कभी कभी पूछ लेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो हमने खूब अच्छे से पकड़ लिया, हमने समवर्ती सूची यानी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा वो ले लिया। हमने व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने उठा लिया ऑस्ट्रेलिया से साथियों। समझ रहे हैं, हम लोग बहुत होशियार हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए थे अम्बेडकर जी। और सुनिए, फ्रांस में जब फ्रांस वाले लड़ रहे हैं, हमने वहां से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया, यानी जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव करके हम उन्हें भेजेंगे। ये है गणतंत्र। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने वहां से उठा लिया कि हम समानता रखेंगे, स्वतंत्रता रखेंगे, बंधुत्व भाईचारे की भावना रखेंगे प्रस्तावना में। तो ये सारी बात हमने फ्रांस के संविधान से उठा लिया साथी। पॉइंट याद रखना, एक एक सवाल में आएगा पेपर में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अमेरिका के संविधान से ले लिया गया। आज बहुत ट्रम्प कर रहा है भाई, कहेगा ही, जाहिर सी बात है दोस्तों। कौन कौन सी बात हमने, मेन हमारा जो हेड है साथियों फंडामेंटल राइट, यही हमने ले लिया अमेरिका से ले लिया। हमारी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है साथी, यानी जो जुडिकल रिव्यू है, जिसके आधार पे सर्वोच्च न्यायालय किसी भी निर्णय को, सरकार के किसी भी कानून को समीक्षा करता है, हमने वो ले लिया साथी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने अमेरिका से ही लिया साथियों। और सुनिए, यही नहीं रह पाए तो डी हो जाएगा विकल्प का राइट आंसर। क्या ये बात सही है, उपयुक्त तो सभी सही हैं मेरे दोस्त। और क्या है,
और हमने क्या लिया है, सुनिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति के ऊपर हमने क्या ले लिया, महाभियोग ले लिया बेचारे के ऊपर, ठीक है। कैसे हटाए जाएंगे साथियों, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी हम लोगों ने यहां से उठा लिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। एक तो PIL वाला जो है साथी, लोक जनहित याचिका, ये भी हमने साथियों यहां से उठाया। न्यायिक पुनर्वलोकन का पद यहाँ पे याद रखेंगे इसको, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिखेगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रोसेस है ये हमने यहाँ से ले लिया साथियों। अगला साथियों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ देश दिया है, वहां से हमने जो प्रावधान लिया है वो दिया हुआ साथी। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति साथियों, ये वाली कहानी जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने ब्रिटेन के संविधान से साथियों नहीं लिया था, ठीक है। जबकि आयरलैंड से आपने देखा और ऑस्ट्रेलिया से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान तो लिया गया साथी, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति नहीं ली गई है। तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है, पहला हो जाएगा राइट आंसर। समझिएगा बात को, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगा, विधि का शासन होगा, एकल नागरिकता होगा, द्विसदनीय व्यवस्था होगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, कनाडा के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया, तो अगर आप देखेंगे तो कनाडा के संविधान से पूछ रहा है कौन सा उपबंध लिया गया साथियों, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो होगा नहीं, आपने अभी देखा था, ठीक है। नीति तत्व तो आयरलैंड से, ये भी तो होगा नहीं, लेकिन एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो है साथी कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया था। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रोविजन हमने कनाडा से लिया। पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न का मेरे भाई सही जवाब। देखिए और क्या क्या लिया गया, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, भले ही शक्तियों का वितरण है लेकिन अभी भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में ही है साथियों, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल का केंद्र के द्वारा नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा से ले लिया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय, संघात्मक विशेषता, यहां तक कि जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिया, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी उपबंध लिया साथी, ठीक है। जो वो जर्मनी से लिया वो जापान से लिया, यहाँ देखिए जर्मनी आपात उपबंध साथी, ठीक है। अगला, वैसे अब ये वाला सवाल बहुत कम ही पूछता है कि कौन सा कहां से लिया गया, पर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो क्या जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथी, निम्नलिखित में से किसने संविधान की आलोचना करते हुए कहा था कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से प्रशिक्षित हुए हैं। ऐसा कौन कहता है साथी, संविधान सभा के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के हनुमंतय साहब। वो संविधान की आलोचना करते हुए ये बात कहते हैं संविधान सभा में कि भैया देखो हम तो ऐसा चाहते थे, ऐसी बात चाहते कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे कि उसमें भारतीयता का झलक हो, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड की संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से प्रशिक्षित हुए हैं। सी हो जाएगा मेरे भाई सही जवाब, ठीक है। और कुछ लोग, एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1945 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम का नकल है, ऐसा कह देते श्रीनिवास जी। आइवर जेनिंग क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकाला है, जहां वास्तव में अधिकांश पाठ सीधे उतार लिए गए हमारे संविधान में। PR देशमुख कहते हैं संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस एक वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। के हनुमंते कहते हैं कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए हमारे संविधान निर्माता इसी प्रकार से क्या हुए साथी, प्रशिक्षित हुए हैं। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान पश्चिमी दशावत अनुकरण बल्कि पश्चिमी का दशावत आत्मसमर्पण है। समझिएगा कि पश्चिम का दशावत अनुकरण नहीं है, बल्कि पश्चिम का दशावत आत्मसमर्पण है। सिर्फ हम अनुकरण नहीं किए हैं, बल्कि उसके प्रति हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, उसी को हमने मान लिया है, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी का कहना है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर सही जवाब। इन्होंने कहा कि भाई देखो जो ये संविधान है ना, भारतीय संविधान है, वो पश्चिम का दशावत अनुकरण ही नहीं है,
दशावत अनुकरण ही नहीं है, बल्कि पश्चिम का दशावत आत्मसमर्पण है, यानी पश्चिमी देशों के प्रति आत्मसमर्पण हमने कर दिया है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम दोगे वही मान लेंगे। लक्ष्मी नारायण साहू कहते हैं कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट ही नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा, लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा, ऐसा लक्ष्मी नारायण साहू का कहना है। 1951 का संविधान संशोधन इस बात की पुष्टि भी कर दिया साथियों, है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भी, कमजोरी हर जगह में होती है, इतना काम करना पड़ा होगा, 2 वर्ष लगा होगा, तो कुछ गलतियां त्रुटियां तो रह जाएंगी। साथियों, निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? ये सवाल बहुत बार पेपर में आता है। तो N.A. पालकीवाला ने, आप जानते हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा हुआ है। प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ तर्क आते हैं, जैसे संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कि हम उनसे कहते हैं साथी कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उक्त स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इन सबको याद करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे ना तो ये सब लोग आए हुए हैं सवाल में। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताया जिसने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से सपना देखा था। ये बात किसने कहा है? तो सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का ये वाला स्टेटमेंट है साथी। ठीक है, कौन? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा है इस बात को। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा कौन सा? आपका डी हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका डी। समझिएगा, इन्होंने सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा, और इसे आप भी नोट पढ़ा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। के.एम. मुंशी ने कहा कि उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, अर्थात उद्देशिका संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, यानी राजनीतिक कुंडली है। ऐसा किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा है। एक एक जन का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगला साथियों, बेरूबाड़ी संघ मामला हुआ था 1960 में। कारक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और अगर संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब सुनिएगा, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। भाई ये वाला गलत जाएगा, क्योंकि LIC के मामले में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्या है? आंतरिक हिस्सा है साथी, ठीक है, आंतरिक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको क्लियर करना होगा। ये तीसरा गलत बोल रहे हैं, बल्कि पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपका सही है साथियों। ठीक है, ये बवाल उठा था कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो न्यायालय ने अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय दिया है। सबसे पहले निर्णय दिया है बेरूबाड़ी मामला 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है साथी। फिर केशवानंद भारती मामला 1973 में न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। फिर यही न्यायपालिका कहता है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसके शक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी न्यायिक व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सिंपल सा मतलब है कि प्रस्तावना को लेकर के विधायिका चाहे तो कुछ कर नहीं सकती, और प्रस्तावना खुद संसद की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। प्रस्तावना में अगर कोई बात अड़चन पड़ रही है तो कुछ नहीं, बस प्रस्तावना एक दर्पण आईना है कि स्टार्टिंग में शुरुआती में जो आईना दिखाया जाता है कि भाई इसके अंदर हम ये चीजें देखेंगे। बस न्यायालय ने कहा बस वो वही है कि एक कुंजी की तरह से है, ठीक है, कि हम उसमें संविधान के दर्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अगर प्रस्तावना में कुछ चीज गड़बड़ है तो न्यायपालिका में पहुंच जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अगला कहा कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं प्रस्तावना में लिखा गया कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं उन्होंने लिखा कि भारत की जनता। क्या है? भारत की जनता। तो ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करेगा? तो भारत की जनता से।
तो मेरे भाई चार बातें याद रखना होगा कि संविधान के अधिकार का स्रोत, चार मूल तत्व तो प्रस्तावना में दिखता है कि भारत की जनता संविधान के अधिकार का स्रोत है। भारत की प्रकृति क्या है साथी? संप्रभु निकाय भारत है, समाजवादी भारत है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य है यानी राष्ट्र है। संविधान का हमारे उद्देश्य क्या है? हम न्याय देंगे, हम स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, समानता, बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे। चार प्रकार के जो है संविधान में उद्देश्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं। संविधान के लागू होने की तिथि कब दी गई है? 26 नवंबर 1949 को। ये बातें जो है प्रस्तावना में निहित है। अगला क्या साथी, जो 26 नवंबर 1949 को जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें किस शब्द का उल्लेख नहीं है साथी? तो अगर आपको ध्यान होगा तो अखंडता शब्द साथी यह जो है जोड़ा गया था बाद में संशोधन करके। डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। देखिएगा प्रस्तावना में आप जानते हैं अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन करके साथ ही 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे सही करिएगा क्योंकि ये केस बेरूबाड़ी मामले में नहीं कहा गया है, यहाँ पे मिस्टेक से इन्होंने टाइप कर दिया होगा। केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें साथियों संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बेरूबाड़ी संघ नहीं होगा, इसे आप बदल दीजिएगा, मैं इसमें चेंज करवा दूंगा, केशवानंद भारती मामला होगा साथी। बेरूबाड़ी मामले में आपने कहा था कि देखा था कि संविधान ने कहा है कि जो न्यायपालिका ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरूबाड़ी मामले में कहा गया, जबकि केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है साथियों। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता साथी। कोई दिक्कत नहीं होगा और इसी कारण से साथियों 1976 में साथियों संशोधन किया गया था, क्योंकि 73 में न्यायपालिका ने केशवानंद भारती मामले में कह दिया था ये बात। ठीक है, कि संशोधन किया जा सकता है। 1973 में ये बात न्यायालय ने कहा था, इस कारण से जो है 76 में आप जानते हैं संशोधन हुआ था साथी, लेकिन मूलभूत ढांचे को बदले बिना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सही करना, ये बेरूबाड़ी नहीं होगा साथी। ठीक है, अगला प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि यह स्वतंत्र राष्ट्र है? ये वाला स्टेटमेंट कौन दर्शाता है? तो आप जानते हैं साथी एक शब्द प्रयोग होता है हमारे यहाँ संप्रभु। कौन सा स्टेटमेंट है? संप्रभु। और संप्रभु का मतलब होता है कि भाई आप स्वतंत्र हैं, यानी संप्रभु का मतलब हो गया साथी, बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा प्रस्तावना में कुछ वर्णित शब्द हैं, तो सबसे पहली बात संप्रभुता। इसका आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है यानी उपनिवेश है साथियों, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस संप्रभु का मतलब होता है कि भारत के ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है, यह तथा यह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने के लिए साथियों स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के कहने पर सीज फायर किए हैं, नहीं, अपना मर्जी होता तो करते, नहीं तो नहीं करते। भारत का 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार करना भारत की संप्रभुता को जो है प्रभावित नहीं करता। आप जानते हैं कि हम लोग जो है विदेशों की संधियों को मानते हैं, उनके करारों को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके गुलाम हो गए, नहीं भाई, ये समाज के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हम जो है संधि समझौतों को मानते हैं साथियों। जैसे हमने राष्ट्रमंडल को ज्वाइन किया है ताकि जो भी चीजें हों, जो हम ग्लोबल जुड़ पाए, वैश्वीकरण से जुड़ पाए, तो ये हमारी संप्रभुता नहीं खत्म होती। हम अगर राष्ट्रमंडल की बात मानते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात मानते हैं, तो हमारी संप्रभुता नहीं खत्म होती है। ये लोक कल्याण के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए आवश्यक है, इसलिए हम ज्वाइन किए हैं। जब मन करेगा तो हम इसकी भी सदस्यता छोड़ सकते हैं, इसकी भी, जिसका मन करेगा उसकी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के हिस्से को छोड़ भी सकता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय समाजवाद राज्याश्रित समाजवाद का उदाहरण है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, ये बात तो सही है, लेकिन हमारा समाजवाद राज्याश्रित समाजवाद का एग्जाम्पल नहीं है साथी। ठीक है, समझिएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। इसको थोड़ा समझिएगा कि आखिर में हमारे प्रस्तावना में एक शब्द दिया हुआ है साथी, समाजवाद, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन जो भारत का समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, हमारा जो समाजवाद है लोकतांत्रिक है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। दोनों में अंतर क्या होता है देखिए,
साम्यवादी समाजवाद, जिसे हम राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं, इसमें क्या होता है साथी कि उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन, यानी जो प्राइवेट जैसा शब्द होता है वो यहाँ पे नहीं होता साथी, ये खत्म कर दिया जाता है अगर राज्य आश्रित समाजवाद है, ठीक है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, ठीक है। सार्वजनिक और निजी साथ साथ में काम करते हैं, ये बात ध्यान आपको रखना होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो भाई हमारे लिए यही हमें जरूरत थी उस समय, इसलिए हमने ये वाला समाजवाद अपनाया। भारतीय समाजवाद ये गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है, कहीं कहीं हम जो है मार्क्सवादी भी हो जाते हैं, ठीक है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आगे इसी से प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन और उठाएंगे, उस पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उस पर हम आगे से ध्यान रख पाएंगे। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो आप जानते हैं ये लास्ट में शब्द जुड़ा गया था साथी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द साथियों, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए आप जानते हैं इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष आशय है देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा, ये साथियों धर्मनिरपेक्ष का आशय है। अब इसके बाद जो भी अन्य क्वेश्चन बने हैं, अन्य शब्दावलियां बनी हुई हैं, बंधुत्व, समानता, समता, ये सब हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अच्छे से उसके बाद क्या पढ़ के आएंगे देखिएगा, भाग 1 यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये वाला टॉपिक आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये वाला टॉपिक आप आज मतलब दिन भर पढ़ लेना। फिर इसके बाद नागरिकता, थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, नागरिकता पढ़ना अच्छे से। फिर एक तीसरा टॉपिक पढ़ना साथियों, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 15 तक फंडामेंटल राइट पढ़ लेना। यहाँ से सवाल हम लोग बनाएंगे यानी कल के सेशन में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।